नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की। हम आपको बताएंगे क्या निहित है भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, क्यों कहा जाता है इसे स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा और किसे कहा जाता है स्थानीय शासन का जन्मदाता, और हम आपको बताएंगे कैसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीसीएस में पंचायती राज से। हम आपको बता दें, इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी में आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, भारतीय न्यायिक व्यवस्था और भारतीय राजभाषा के संबंधित टॉपिक हम आपको करा चुके हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था। हम आपको बता दें, लॉर्ड रिपन भारत का एक वायसराय था जो कि 1882 में भारत में था। उन्हीं ने ही लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय शासन का जन्मदाता कहा जाता है, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हम आपको बता दें, वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हम आपको बता दें, मैग्ना कार्टा शब्द का जन्म 12 जून 1215 में राजा जॉन द्वारा दिए गए, राजा जॉन जो कि उस टाइम इंग्लैंड के राजा थे, उनके द्वारा दिए गए अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उन्होंने 1215 में राजा को कानून के दायरे में लाया और सभी लोगों को समान इंसान माना, तो वहाँ इस शब्द मैग्ना कार्टा का यूज हुआ था। इसीलिए इसे स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था को। हम आपको बता दें, वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया। आगे हम आपको बता दें, पंचायती राज का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना था तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना था। भारत आज़ाद होने के बाद स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में तब का योजना आयोग, जो कि आज नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया कि ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर लागू होंगे इसके सुझाव, बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव। इसी के चलते राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी इस योजना का लागू किया गया 1959 में, और इसके बाद अधिकांश राज्यों में इस योजना का प्रारंभ किया गया, जो बलवंत राय मेहता समिति ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके बारे में। हम आपको बता दें कि बलवंत राय मेहता के बाद एक और समिति गठित हुई। एक लंबा संघर्ष समितियों का चला, जिसमें से थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति को गठन किया। हम आपको बता दें, ये एकमात्र ऐसी समिति थी जिसने द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए, जिसने कहा था पंचायत पद्धति को 3 स्तरीय के बजाय द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। ये भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन सी समिति ने ये कहा था कि पंचायत 2 स्तरीय होना चाहिए। इसका आंसर होगा अशोक मेहता समिति। उसके बाद एक और समिति का गठन हुआ 1985 में, जिसका नाम था GV.K. राव समिति। उसके बाद इसने भी 3 स्तरीय पंचायती राज की बात की थी। उसके बाद LM सिंघवी समिति का गठन हुआ 1986 में, राजीव गांधी की सरकार ने किया। इसने भी 3 स्तरीय पंचायती राज की बात की थी। इसके साथ इसने ये भी कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप में मान्यता देनी चाहिए। इसके बाद थुंगन समिति का गठन हुआ 1988 में। इसने भी यही कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद गढ़कल समिति ने भी यही कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए।
उसके बाद राजीव गांधी सरकार ने एलएम सिंघवी समिति के उपरांत अनुशंसाओं की प्रतिक्रिया करते हुए राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकरण और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। यद्यपि अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक पारित किया, किंतु राज्यसभा में इसे पारित नहीं किया गया। इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया, क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार नहीं रही। उसके बाद वीपी सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, वीपी सिंह के प्रधानमंत्री नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कार्यालय संभाला और शीघ्र ही घोषणा की कि वे पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करेंगे। और जून 1990 में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए वीपी सिंह की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्री का 2 दिन सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में एक नए संविधान संशोधन को पेश करने को प्रस्ताव को मंजूरी दी। परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार के गिरने के साथ ही विधेयक भी समाप्त हो गया। अब उसके बाद वीपी सिंह के बाद प्रधानमंत्री आए नरसिम्हा राव सरकार, पीवी नरसिम्हा राव। हम आपको बता दें, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री कांग्रेस सरकार के थे और एक बार फिर पंचायती राज को संवैधानिकरण मामले पर विचार किया गया और इसने प्रारंभ में विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर एक नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1991 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अतः यह विधेयक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कि 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 में प्रभाव आया। यहीं से पंचायती राज को मिला संवैधानिक दर्जा। हम आपको बता दें, यह भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। वो था 73वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव आया। इसीलिए हम हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। हम आपको बता दें, वर्ष 1993 में 73वां व 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। हम आपको बता दें, 74वां संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, जिसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। आज हम बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन के बारे में। हम आपको बता दें, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायती समिति मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद स्तर पर जिला स्तर शामिल है। आगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। हम आपको बता दें, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए पंचायती राज व्यवस्था किस पार्ट में आती है, यानी किस भाग में आती है। इसका आंसर होगा 9। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा की, जिसमें अनुच्छेद 243 की गई और अनुच्छेद 243 भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 यानी 243 से 243 ओ तक पंचायती राज के संबंधित उपबंध है। हम आपको बता दें, 73वें संविधान संशोधन में के बाद संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और उसमें अनुच्छेद 243 में 243 के सब क्लोज बनाए गए। 243 के सब क्लोज बनाने के पश्चात उसमें पंचायती राज के बारे में विस्तार से बताया गया कि कैसे हम उसमें स्टेट वित्त आयोग का गठन करेंगे, कैसे महिलाओं को आरक्षण देंगे, उसमें सब कुछ बताया गया। इसके अलावा ग्राम सभा या गांवों के स्तर पर उन शक्तियों को उपयोग कर सकती है पंचायती राज, और वे कार्य कर सकती है जैसा राज्य विधानमंडल निर्धारित करेगी। हम आपको बता दें, पंचायती राज एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए जो विधानसभा निर्धारित करेगी, जो कानून विधानसभा बनाएगी, वो उनका कार्य पंचायत कर सकती है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। हम आपको बता दें, पार्ट 9 जोड़ा गया। इसके साथ इसी संविधान संशोधन द्वारा भारत में संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, जिसका नाम जो 11वीं अनुसूची थी।
इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। हम आपको बता दें, एग्जाम में 29 विषय तो नहीं पूछते, लेकिन ये जरूर पूछ सकते हैं कि 11वीं अनुसूची में कितने विषयों के बारे में सूची में बात की गई है। तो उसका आंसर होगा 29 यानी कि 29। हम आपको बता दें, पंचायत की सभी सीटों को पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्ति से भरा गया जाएगा, यानी कि पंचायती चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। इसके लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी और आवंटित क्षेत्रों की संख्या के बीच का अनुपात साध्य हो और सभी पंचायत क्षेत्र समान हो। हम आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 243 ग यानी 243 डी अनुसूचित जाति और जनजातियों के सीट को आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है। हम आपको बता दें, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस आर्टिकल के तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए पंचायत राज के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। इसका आंसर होगा 243 ग यानी 243 डी। ये 243 के सब क्लोज है, इसमें 243 का सब क्लोज डी है। हम आपको बता दें, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल आरक्षित सीटों के 1/3 से कम नहीं होंगी। यह भी भारतीय संविधान में निहित है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उनको छोड़कर बाकी सभी राज्यों में मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू होगी। ये कहा गया है 243 के सब क्लोज 243 बी में। सभी स्तर पर सीटों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाना चाहिए, यानी पंचायती राज के सभी इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। सभी स्तरों पर अध्यक्ष के 1/3 पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये भी महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। 1/3 पद, ये कहा गया है 243 डी में। निकाय के विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य होगा। हम आपको बता दें, अगर किसी कारणवश पंचायती राज बीच में ही भंग हो गई तो 6 महीने के अंदर उसके द्वारा इलेक्शन आपको कराने पड़ेंगे। मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा। ऐसा कहा गया है 243 के में, यानी कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। हम आपको बता दें, स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति भारत का राज्यपाल करता है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन को फिर राज्यपाल हटा नहीं सकता, हटाने के लिए राष्ट्रपति ही हटा सकता है उसको। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है। इसका आंसर होगा राज्यपाल। अब हम बताते हैं पंचायतों का कार्यकाल। हम आपको बता दें, पंचायतें वैसे तो 5 वर्ष तक बनी रहेंगी, लेकिन जब पंचायतें बन जाती हैं, चुनाव हो जाता है, उसके बाद इनकी पहली मीटिंग जो होती है ना, उसके बाद से इनके 5 साल स्टार्ट होते हैं। यानी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव कार्यालय की अवधि की समाप्ति या पंचायत भंग होने की तिथि से 6 महीने के भीतर ही करा लेनी चाहिए। जो कि हमने आपको बताया था कि इलेक्शन 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए भंग होने के बाद। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के